हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। एक दिल्ली को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी मिल जाना चाहिए। बात उठ चुकी है कि राहुल गांधी से नेतृत्व संभाल नहीं रहा इंडिया ब्लॉक का। ममता कह रहे हैं कि मैं संभालने के लिए तैयार हूं। क्या उससे बेहतर ऑप्शन अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी का फैसला है, वो हमारे नेता हैं, जो फैसला करेंगे उनके साथ करेंगे। दिल्ली चुनाव की रणनीति क्या होगी? अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही। शिक्षा और दारू एक साथ कैसे चल सकती है एक मंत्री के? अडानी जी मोदी जी के मुंह बोले भाई हैं। आज गैंगस्टर की राजधानी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सारी घटनाएं अमित शाह जी के घर से 20-22 किलोमीटर के रेडियस में हुई हैं। मेरी बेटी जब स्कूल जाती है मैं भी डरा सा रहता हूँ, मैं भी सहमा सा रहता हूँ। एक नाम और चल रहा है, जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता आप कोई जाने वाला है। इस पे लिख के दे दीजिए सीटें कितनी आ रही। 62+ मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त चर्चा है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मैदान में। समीकरण बहुत बदला हुआ आपकी नजर आएगा। ऐसे में खास चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल अहमद खान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएफ न्यूज पर आपका। सबसे पहले चुनाव पर चर्चा करें और तमाम मुद्दे उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आदिल अहमद खान आपके AA के कौन है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का एक सबसे छोटा वॉलंटियर हूँ। आम आदमी पार्टी के अंदर जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना मुझे लगता है मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अन्ना हजारे जी के आंदोलन से लेकर आज तक जो हम लोगों ने सफ़र तय किया है, एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा गर्व होता है जब हम लोग ये देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनको जिनको ऊपर वाले ने थोड़ा कम दिया है उन तक एक सरकार के रूप में मूलभूत जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करा पा रही है। तो हम तो आम आदमी पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में आना कैसे हुआ था? हाँ, ये थोड़ा सा ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी और नाम आदिल अहमद खान। बेसिकली ये थोड़ा सा निश्चित तौर पर ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। मैंने अपनी पढ़ाई की लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद थोड़ा बाहर पढ़ाई की, यूरोप में रहा। अच्छा। जब दिल्ली के अंदर मैं आया और एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी है, एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी, उसमें काम कर रहा था। बहुत शानदार ज़िंदगी चल रही थी। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग जो जर्नलिज्म करके आते हैं उनके ज़िंदगी का एक सपना होता है कि वो PTI जैसी संस्था में काम करें। बिल्कुल। मैं उसमें था और उसी टाइम अन्ना हजारे जी का देशव्यापी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक आंदोलन शुरू हो गया और उस आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मेरे जैसे तमाम लोग जो सच में कुछ करना चाहते थे, जो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, और मुझे लगता है कि शायद सबकी ये तलाश थी कि कुछ अच्छा किया जाए। हमारे जैसे तमाम लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, अपना व्यापार छोड़ा। उनमें से एक मैं भी था और सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान मैं था। हमने भी नौकरी छोड़ी और उस आंदोलन का हिस्सा बना। बाद में आम आदमी पार्टी बनी और तब से लेकर आज तक जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं गुजरात में लगभग 17 महीने रहा, वहाँ काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। मध्य प्रदेश में रहा, छत्तीसगढ़ में रहा। उसके बाद दिल्ली के अंदर मैं APMC है, आज़ादपुर मंडी है, उसका चेयरमैन रहा। फिर दिल्ली प्रदेश के संगठन का काम देखता था, दिल्ली प्रदेश के संगठन को कोऑर्डिनेट करता था, पूरे स्टेट के संगठन का कोऑर्डिनेशन का काम अपने पास था। उसके बाद धीरे धीरे मैं अभी आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी हूँ और साथ ही साथ जो हमारी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसका भी मेंबर हूँ। तो जो भी दायित्व पार्टी ने समय समय पर सौंपा
मैंने कोशिश की कि उन सारे कामों को ईमानदारी से और जिम्मेदारी से उसको पूरा किया जाए। ये छोटा सा सफ़र है और मुझे लगता है कि इस पूरे सफ़र में जो सबसे ज़्यादा सुकून भरी चीज़ें हैं, जब छोटे बच्चों को देखते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, जब किसी बीमार को अच्छा इलाज मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो सबसे ज़्यादा सुकून का पल होता है मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसके घर में ख़ानदान में कोई पॉलिटिक्स में ही नहीं था। तो पॉलिटिक्स में हम लोग कभी आना ही नहीं चाहते थे। ये तो एक ख्वाब था, एक सपना था, शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन वक्त बदले, आंदोलन से पार्टी बनी, पार्टी से सरकार बनी और हम सारे लोग उसमें पता नहीं कब कैसे कहाँ तक आ गए। बिल्कुल, आपने कहा कि पत्रकारिता से यहाँ तक आने का सफ़र तय हुआ। एक और पत्रकार थे जो कि जिन्होंने नौकरी छोड़ी, अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तक बन गए, मनीष सिसोदिया। दो पत्रकारों का अलग अलग जीवन रहा इस पार्टी में। देखिए, आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया जगत से हैं। मनीष सिसोदिया जी को मैं सलाम करना चाहता हूँ। आज पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान के राजधानी जो है, देश की राजधानी, उसके शिक्षा मॉडल की जब चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो मनीष सिसोदिया जी का आता है। मनीष सिसोदिया जी ने भी एक सपना देखा कि दिल्ली के दिल, देश के दिल दिल्ली के अंदर बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, और उस पर उन्होंने खूब काम किया। और आज आप देखिए कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लोगों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, दिल्ली के स्कूलों के हालात देखिए। 2014 से पहले हम लोग भी दिल्ली में रहते थे। बरसात के समय छतें टपकती थीं स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, मकड़ी के जाले लगे हुआ करते थे, फर्श टूटे हुआ करते थे, लोगों के पास, बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच नहीं हुआ करती थी। मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया। और जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा जब इन्वायरमेंट मिलता है तो आप अच्छा टीचर्स को बाहर भेजा ट्रेनिंग के लिए। आज दिल्ली के स्कूलों की चर्चा हो रही है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए, मनीष सिसोदिया जी के बनाए हुए स्कूल में देखने जाती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। कार्यकर्ता के नाते हम सबको बड़ा अच्छा लगता है कि आज इस देश के अंदर शिक्षा पर नेता बात करते हैं। मतलब कौन किसी पार्टी के कोई लीडर्स कभी भी शिक्षा पर बात नहीं करते थे। आपने पिछले दिनों चुनाव में देखा कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के अंदर एक टेंट का स्कूल ही बनाना पड़ा, क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो टेंट का स्कूल बनाना पड़ा, लेकिन उनको एक स्कूल में जाके बैठना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की देन है कि इस देश का प्रधानमंत्री, उसको भी सोचना पड़ता है कि हम भी शिक्षा पर बात बिल्कुल करें। लेकिन आपने जिक्र किया कि आंदोलन से निकली पार्टी, अन्ना हजारे का भी जिक्र किया। आंदोलन से निकलकर पार्टी के जिन लोगों को जो हासिल करना था सब कुछ मिला। काम भी आप लोगों ने किया जो आपने गिनाया, लेकिन भूल गए जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया और वहाँ से पार्टी जिन्होंने निकाली। देखिए, मुझे लगता है कि इस पार्टी के अंदर कोई भी कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया है। सारे लोग अपना कुछ न कुछ देने आए हैं। अन्ना जी को लेकिन भूल क्यों गए? नहीं, हम कभी भूले नहीं अन्ना जी को। आम आदमी पार्टी कभी अन्ना जी को नहीं भूली। अन्ना जी का हमेशा से सम्मान रहा है, सम्मान था, सम्मान रहेगा। पर हम सारे लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस पार्टी के अंदर शायद किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। हमारे नेताओं को जेल मिली। गुनाह क्या था? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। गुनाह क्या था? दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनाना। गुनाह क्या था? दिल्ली के अंदर अच्छे अस्पताल बनाना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये तो गुनाह था। तो सबने कुछ ना कुछ दिया है और हम सारे लोगों का विजन अभी भी वही है कि इस देश का हर एक बच्चा शिक्षित हो, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर हर एक बीमार को अच्छा, बेहतरीन और मुफ्त इलाज मिले। हम चाहते हैं कि इस देश के बुजुर्गों का सम्मान हो, इस देश के महिलाओं का सम्मान हो। ये हम सब का विजन है और हम लोग निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं मेक इंडिया नंबर 1, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान
दुनिया का सबसे अच्छी कंट्री बनेगी। तो उसमें जिस हिंदुस्तान का सपना हम लोग देखते हैं कि हर एक बच्चे को मुफ्त में सबसे अच्छी शिक्षा मिले, हिंदुस्तान के अंदर हर एक बीमार को इलाज, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान, वो सपना हम लोगों का और उस पर लगे हुए हैं। वो जो हिंदुस्तान आप बनाने की बात कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का ये सपना है, हर एक कार्यकर्ता की ख्वाहिश है, और आम आदमी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी सपना है और मैं भी चाहता हूं कि इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने, और देश को जैसे दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें ठीक की हैं, जैसे दिल्ली को आज दिल्ली के अंदर आप पूरे दुनिया के अंदर आज दिल्ली का नाम हो रहा है, कहीं भी आप चले जाइए। इंडिया ब्लॉक मानेगा? देखिए, इंडिया ब्लॉक की मैं बात नहीं करूँ, मैंने कहा कि मैं एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हो सकता है कांग्रेस पार्टी वाले भी सोच रहे हो, लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, और मैं हमेशा इस चीज़ को चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश को अरविंद केजरीवाल जी सबसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अच्छा, अभी इंडिया ब्लॉक की मैं बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अब बात उठ चुकी है कि राहुल गांधी से नेतृत्व संभाल नहीं रहा इंडिया ब्लॉक का। ममता कह रहे हैं कि मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। क्या उससे बेहतर ऑप्शन अरविंद केजरीवाल? मुझे लगता है कि अभी दिल्ली का इलेक्शन है तो हम लोग दिल्ली पर बात दिल्ली पे आते हैं, लेकिन देखिए अरविंद, मैंने कहा मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले देखना चाहता हूँ। बाकी अरविंद केजरीवाल जी का फैसला है, वो हमारे नेता हैं, जो फैसला करेंगे उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, दिल्ली चुनाव की रणनीति क्या होगी? दिल्ली चुनाव की रणनीति बड़ी साफ है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन को आगे बढ़ाना। आज दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा सब मिल रही है, और वो सारी फ्री में मिल रही है। देश के अंदर 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दिल्ली और पंजाब को छोड़कर कहीं बिजली फ्री नहीं है। 200 यूनिट बिजली दिल्ली और पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर मुफ्त दी जाती है। 400 यूनिट बिजली हाफ है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो 400 यूनिट जिसका बिल आता है ना, वो लगभग 700-750 रुपये उसका बिल आता है। आप चले जाइए गुजरात, चले जाइए 4500 रुपये, महाराष्ट्र चले जाइए 4500 रुपये बिल है। दिल्ली के लोगों को आज अच्छी शिक्षा मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, काम की राजनीति करना चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान। आज दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया में दिल्ली पहला शहर है जहां सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दिल्ली सरकार है जो भेज रही सम्मान के साथ। हिंदुस्तान के नाम पर, इस देश के नाम पर शहीद होने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। तो ये जो सारी चीज़ें, जो डेवलपमेंट का वर्क काम है, जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर शायद दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हों। ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है कि एक मोहल्ले के अंदर, एक आपके गली के अंदर, वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। तो ये जो सोच है, ये जो काम है, उस काम को हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी बहुत सारा काम दिल्ली में बाकी है, उसको हम लोगों को पूरा करना है, और हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार दिल्ली में बनती है तो वो जो फ्री में बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है उसको रोकना चाहती है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए। गुजरात तो प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात के अंदर भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है, और वहां का बिल उठा के देखिए, आसमान छू रहा है बिल। दिल्ली के अंदर 2014 से पहले, 2015 से पहले 8-8 घंटे बिजली पावर कट होता था। हम लोग सब दिल्ली के में रहे हैं। 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे बिजली नहीं आती थी, पूरी रात बिजली नहीं आती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है और भी फ्री बिजली आती है। भारतीय जनता पार्टी इस फ्री बिजली को रोकना चाहती है, बंद करना चाहती है। अच्छा, इतना काम आप लोगों ने किया, आपके मंत्रियों ने किया, आपके नेताओं ने किया, तो आधे से ज़्यादा जेल क्यों गए फिर? हाँ, ये अच्छी बात है। मैंने अभी पहले ही कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सफ़र और अरविंद केजरीवाल जी का सफ़र लगभग एक साथ शुरू हुआ।
नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, अरविंद केजरीवाल जी सेकेंड टर्म जब मुख्यमंत्री बने 2015 में। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आज 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन बिजली फ्री सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ है। बच्चों को मैंने कहा कि मोदी जी को एक स्कूल में जाना था तो उन्होंने टेंट का एक स्कूल लगाया, वहां बच्चे बैठा ले, वहां फोटो खिंचवाया, और हमारे जब कार्यकर्ता दूसरे दिन गए कि देखा जाए, जब वहां गुजरात के लोग गए कि देखें स्कूल इतना शानदार कहाँ है, तो पता चला तो रात में ही गायब हो गया। वो स्कूल सिर्फ दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं। महिलाओं के सम्मान की बात हो, आज पूरे देश के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर फ्री बस यात्रा महिलाओं को मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है, कहीं 500 रुपये पेंशन है, कहीं 700 रुपये पेंशन है। दिल्ली के बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन केजरीवाल सरकार दे रही है। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। ये सारी चीजें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में नहीं कर सकती, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेताओं को एक ऐसे मुकदमे में जेल भेजा जिसमें 500 से अधिक टीमें तैनात की, 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई, लगभग 700-750 लोगों से पूछता गवाह बनाया गया। और अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, इन सब के घर, गांव, रिश्तेदार, बैंक अकाउंट, दोस्तों के अकाउंट सब छान मारा। कहीं से 5 पैसा बरामद नहीं हुआ, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। किसी को 6 महीने जेल में रखा, किसी को साल भर जेल में रखा, किसी को 17-18 महीने जेल में रखा, किसी को 8 महीने जेल में रखा, और अंत पंत में ये सारे लोग कोर्ट से बरी होके बाहर हैं और जनता के बीच में। ये क्यों किया गया वो मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से चल रहे थे, उनको रोकने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं दिल्ली वालों को भी बधाई देना चाहता हूं और अरविंद केजरीवाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जेल से भी और जेल से आते ही वो सारे काम जो रुके हुए थे उनके अंदर डबल स्पीड बनाई। आज दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार के लोगों को जेल में डाल के काम रोक रखा था, आज वो पूरी गति से चल रहे हैं। और दिल्ली की जनता जानती है कि एक ऐसी सरकार जो जनता की सबसे प्यारी सरकार है, एक ऐसी सरकार जो दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे उनके दरवाजे पर खड़ी रहती है, एक ऐसी सरकार जो बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक सबका ख्याल रखती है। उस सरकार के मुखिया को, उस सरकार की पार्टी के मुखिया को जेल में डालकर उस पार्टी को, उस सरकार को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में हैं, दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले फरवरी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग इसका जवाब जरूर देंगे। आपने कहा कि जब से बाहर आए काम दोगुना तेजी से शुरू हुआ, अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे इंसान हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर जो भी काम रुके हुए थे उनकी मीटिंग करके, उनसे बातचीत करके उनको गति देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री तो सबको पता है दिल्ली का कौन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के मुखिया हैं, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और दिल्ली वालों के सबसे चहेते नेता हैं। तो वो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते हैं और दिल्ली के कामों को कैसे और तेज गति देना है उस पर काम करते हैं। लेकिन आपको आदिल जी नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग अगर मनीष सिसोदिया के पास था तो साथ में आबकारी विभाग नहीं होना चाहिए था? शिक्षा और दारू एक साथ कैसे चल सकती है एक मंत्री के? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि कौन विभाग किसके पास होगा ये मुख्यमंत्री के मैं बताता हूँ, ये मुख्यमंत्री तय करता है। किसी और को दूसरा ये है कि देखिए, ऐसा नहीं कि आबकारी कोई गलत चीज है, हमारी और आपकी सोच हो सकती है, लेकिन वो भी एक डिपार्टमेंट है
और कोई तो उसको चलाएगा। अगर मनीष जी के पास था तो उसमें मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को मैं मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अगर उनको ये दूसरा डिपार्टमेंट दिया गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सरकार है, सरकार किसको क्या देती है, क्या करती है उसमें। लेकिन दारू ने बदनाम तो किया आप लोगों को। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम किया। और अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके राज्य में लोग नकली शराब पी पी कर मर रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, उन जगहों पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नकली शराब का धंधा है ना, और मैं फिर से कहता हूं आपसे कि लोग कहते हैं कि भाजपा के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, वो धंधा बंद हो गया था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वहां है बीजेपी को और पार्टी को। जैसे मैंने पहले बताया आपको सारी बातें, तो गुजरात के अंदर तो लोग नकली शराब पी के मर जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं होता। तो शराबबंदी, हाँ, लेकिन लोग नकली, आप जानते हैं मीडिया रिपोर्ट्स है, वहां पे लोग नकली शराब, बिहार के अंदर लोग शराब पी पी कर मर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा गुजरात के अंदर कितने लोग मर गए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग मर रहे हैं नकली। अगर दिल्ली के अंदर नकली शराब नहीं बंद हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा। उनके राज्य में जहां उन्होंने शराब बंद करके, और वो नकली शराब कौन बेचता है? वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बेचते हैं, उनके लोग ही बेचते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। तो भाजपा को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। बिल्कुल। कांग्रेस पर आते हैं। आराम से चुनाव लड़ा था लोकसभा में, गठबंधन इससे पहले भी रह चुका। दिल्ली आते आते क्यों तोड़ लिया आप लोगों ने? मुझे लगता है कि ये शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, ये उसका फैसला है। पर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का, मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी भी हूँ आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। और मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सभी विधानसभाओं में जमानत जब्त होने जा रही, नोटा से भी कम वोट मिलने वाला है, इसको लिख के रख लीजिएगा। ये तो आपने राहुल गांधी प्रश्न के, मैं किसी पर प्रश्न, मैं दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं दिल्ली के अंदर, मैंने फिर से कह रहा हूँ, हाँ। कि दिल्ली स्टेट के अंदर मैं आम आदमी पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सभी विधानसभाओं में जमानतें जब्त होने जा रही हैं और बहुत सारी विधानसभाओं में इनको नोटा से भी कम वोट मिलने जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां जहां बीजेपी कांग्रेस गई, क्षेत्रीय दलों को नुकसान कर दिया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से दिक्कत हुई। आज तक तेजस्वी रो रहे हैं कि 70 सीटें ना दी होती है उस चुनाव में तो शायद मुख्यमंत्री बन गया होता। आप लोगों को भी यही डर था अगर साथ में आ गए तो हमारा ही नुकसान कर देंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। दिल्ली के लोग दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के लोग जानते हैं कि 2015 में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट थी। दिल्ली के लोग बहुत कायदे से जानते हैं कि 2020 में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट थी। दिल्ली के लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। दिल्ली को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सारे काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार कर रही है। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी आके बंद करेगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का इलेक्शन है, इसमें इस दिल्ली के अंदर कांग्रेस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दिल्ली में ही वही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित जी के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, उसी की खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पता नहीं, मुझे तो मेरे पास तो बहुत सारे डेटा हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 65 साल में दिल्ली के अंदर सिर्फ 62 फ्लाईओवर बने थे और दिल्ली के अंदर पिछले 9 साल के अंदर 38 नए फ्लाईओवर बनाए गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है। आपको बताऊं कि 2015 से 2024 तक 22,711, 2015 से 2024 तक 22,711 नए कमरे बनाए गए और यही आजादी से 2015 तक सिर्फ 24,000 कमरे बनाए गए थे स्कूल के। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की वो लोग बात करते हैं, मुझे नहीं पता। हम जिस दिल्ली को जानते थे वहां स्कूलों से बरसात में छत
टपकती थी, मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे रहते थे, फर्श टूटी हुआ करती थी, दीवार के प्लास्टर टूटे हुआ करते थे। हम उस दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आज दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन स्कूल की बिल्डिंग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाई है। तो कांग्रेस पार्टी क्या बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने शीला दीक्षित की भी सरकार देखी है। हम तो दिल्ली में बहुत टाइम से रह रहे हैं। शीला जी की सरकार में मैंने जैसे पहले ही बताया कि फ्लाईओवर आज पिछले 9 साल में जितने फ्लाईओवर बने, उनकी सरकार में कितने फ्लाईओवर है वो भी आपको बता दिया। स्कूल की बिल्डिंग किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को अगर आपको बढ़ाना है तो वहां पर सबसे पहले शिक्षा देनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरे देश की इकलौती सरकार है जो अपने बजट का 25% सिर्फ शिक्षा पर खर्च करती है। अब कौन क्या बात कर रहा है उस पर क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि ये केवल चुनाव है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। अब जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी का होगा, सदन में तो राघव चड्ढा और संजय सिंह, अडानी और अंबानी पर तो हमलावर रहते ही हैं, चुनाव में भी मुद्दा होगा। निश्चित तौर पर होगा। अडानी एक दिन में 5.5 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट अगर गिरता है और वो पैसा हमारे और आपके जेब से जा रहा है, इस देश के टैक्स पेयर्स के जेब से पैसा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर बात होगी। आज जो ये रिपोर्ट आई है आपने देखा होगा, इसमें लगभग 2200 करोड़ रुपए रिश्वत दी है अडानी ग्रुप ने देश के अलग अलग अधिकारियों को। उनके नाम हैं, उनकी मीटिंग्स के विजुअल्स हैं। हम कहते हैं जांच कराओ। दिल्ली के अंदर अगर 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है तो दूसरे स्टेट्स में क्यों इतनी महंगी बिजली है? हम कहते हैं उसकी जांच कराइए। और ये रिपोर्ट्स कहती है, जो आप उसको पढ़िए, उस पर लिखा है 2100 समथिंग, मतलब 2200 करोड़ रुपए रिश्वत दी है अडानी ग्रुप ने अधिकारियों को, देश के अधिकारियों को। उस पर बात तो होगी। आज आपने अडानी को सब कुछ बेच दिया, आकाश से लेकर पाताल तक, समुद्र तक, सब कुछ बेच दिया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, सरिया बेच दिया, सीमेंट बेच दिया, सब कुछ अडानी को बेच दिया। जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया अडानी को। तो सवाल तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उठेगा, उनकी सरकार के ऊपर सवाल तो होगा कि आज आपने अपने एक मुंह, मैं तो मुंह बोला भाई बोलता हूं अडानी को, अडानी जी मोदी जी के मुंह बोले भाई हैं। आपने जहां मोदी जी जाते हैं, जिस भी कंट्री में मोदी जी जाते हैं, वहां अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कौन सा जादू है भाई? कौन सा जादू लेके चल रहे हैं आप? अमेरिका जाते हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट, चाइना जाते, जहां भी चले गए, जिस भी कंट्री में जाते हैं, पीछे से अडानी जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। देश के एक बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, देश का बिजनेसमैन देश की संपत्तियों को बाहर बेच रहा है और देश के अंदर रिश्वत देके देश के लोगों का खून चूस रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अगर फ्री बिजली दे सकती है तो अडानी अलग अलग स्टेटों में बिजली, महंगी बिजली देकर जनता का खून चूस रहे हैं। हमको दिक्कत ये है, वो भी फ्री बिजली दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब व्यापार करिए, देश के लोगों को मत लूट लिए। एक दिन में मैंने कहा 5.5 लाख करोड़ रुपए अब जीरो लगाइए, कितना जीरो हुआ वो शेयर मार्केट में अभी लोगों का गया है पिछले दिनों। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दिल्ली में, बिना बिजनेसमैन के कैसे संभव हो पाएगा आप लोग अगर सरकार में हैं? बिल्कुल, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो देश के लिए काम करते हैं, देश के से प्यार करते हैं। अडानी से भी मैं कहूँगा कि आप जो ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश के सिस्टम, कोयला बाहर भेजा जा रहा है, सस्ता कोयला खरीद के बाहर जाता है, वहां से महंगा होके आ जाता है। मतलब सारा कुछ करने, अडानी ने देश के लिए क्या किया मुझे बताइए? जहां भी हाथ लगाया है, बिजली आपने उसको दी, बिजली महंगी हो गई। आपने कोयला दे दिया, जो भी दिया है सब महंगा ही होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है ये, और इसकी बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है, अडानी के घोटाले की जांच की मांग कर रही है, और हम ये चाहते हैं कि देश को पता चले कि नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि जिस भी विदेश में, जहां भी विदेश की यात्रा करते हैं, वहां अडानी जी को वहां का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। आखिर इस दोस्ती का क्या नाम है, इस व्यापार का क्या नाम है? ये अडानी का पैसा जाता किसके पास है, किसके लिए कमाई होती है? महंगी बिजली बेच के, देश की जनता का खून चूस के ये पैसा किसकी जेब में जाता है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, 6 महीने पहले तक अडानी के साथ अंबानी का भी नाम जोड़ता था विपक्ष, कि अंबानी छोड़ दिया क्यों? मुझे लगता है कि मोदी जी ने छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तो सिर्फ और अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है आपने देखा है,
तो हम लोग तो जो घटनाएं घटित होती हैं उस सब पर बोलते हैं। अगर अंबानी का भी नाम होता है इसमें, हम अंबानी भी बात करते हैं। लेकिन ये जो घोटाला हुआ है और देश को जो अभी पिछले दिनों नुकसान हुआ है, ये तो अडानी की वजह से हुआ है। आप सरकार में अगर अडानी कोई पावर प्लांट लगाने आए तो मना कर देगी आप सरकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा हाइपो वाला क्वेश्चन है। नहीं, हाइपो नहीं, क्योंकि कांग्रेस राज में भी हो जाते हैं, गहलोत के पास भी जाते हैं, तेलंगाना भी जाते हैं। नहीं, देखिए, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। अडानी इसी देश के रहने वाले के अलग से नहीं आए हैं, लेकिन इस देश के लोगों का खून चूसना बंद करें अडानी। और जो जितना ये सब कुछ मोदी जी अडानी के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे साजिश क्या है, ये पैसा जाता किसके पास है, ये किसकी जेब में जाता है, ये फंडिंग किसको होती है, ये सब चीजें जनता के सामने आना चाहिए। बीजेपी से डर लगता है इसीलिए मुद्दा उठाते हैं क्या ऐसा? किससे? बीजेपी से डर लगता है क्या? किसको? आप ही लोग? अरे हम लोग बीजेपी से नहीं डरते। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से सवाल पूछने वाले लोग हैं। देखिए, डर उसको लगता है जिसने चोरी किया हो, डर उसको लगता है जिनके खजाने भरे हों, डर उसको लगता है जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए हों। हम लोग तो फक्कड़ लोग हैं। आंदोलन से उठ के आए हैं, सड़क पर सो के आए हैं, सड़क पर बैठ के आंदोलन किया, आज भी करते हैं और बहुत गर्व के साथ कहते हैं करते हैं। और इन सारी चीज़ों को आंदोलन के साथ साथ दिल्ली वालों के लिए दिल्ली के हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग बीजेपी से नहीं डरते, ये बीजेपी को पता है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से डर लगता है। ये बात सबको पता है। एलजी से भी आप लोगों को डर लगता है? नहीं, एलजी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कहना है। वो तो जो ऊपर से आदेश आता है वो करते हैं। देखिए, एलजी दिल्ली के अंदर तो एलजी की गरिमा खत्म सी हो चुकी है। एलजी साहब, गवर्नर का पद जो संविधान के अंदर है वो बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट है, लेकिन एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे घुमाती है वैसे वैसे काम करते हैं। उनका क्या है बेचारे। कभी कभार लगता है कि सत्ता आप लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि दिल्ली की पुलिस चाहिए आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यह सच है कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो बुरा हाल है उससे पूरी दिल्ली परेशान है। आज दिल्ली के अंदर देखिए, मैंने पहले कहा कि 2014 और 2015 में दो सरकारें बनी हैं। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2015 में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी को दिया था, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सही करने का काम। आज दिल्ली, मतलब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी बन चुकी है। दिल्ली के अंदर 90s में जिस तरीके से मुंबई में गोलीबारी हुआ करती थी, आज दिल्ली के अंदर उस तरीके से सड़कों पर गोलीबारी हो रही है। चारों तरफ बलात्कार, लूट, हत्या, मर्डर, अपहरण, इनकी घटनाएं हो रही हैं। यही एक काम तो दिया था भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी ने यह काम अमित शाह जी को दे दिया। आज दिल्ली के लोग दहशत में हैं। दिल्ली के अंदर क्राइम की स्थिति यह है कि मेरे घर में या आपके घर में या दिल्ली के किसी घर में अगर कोई बेटी बाहर जाती है, कोई बहन बाहर जाती है, तो जब तक वो घर नहीं आ जाती है लोग डरते हैं। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया दिल्ली को, ऐसा लोग कहते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि 90s की जो पिक्चरें बनी है मुंबई में, कि पहले एक इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आता है, पैसे मांगे जाते हैं, आपने पैसा नहीं दिया तो आपके घर के बाहर गोलियां चल जाती हैं, व्यापारियों की हत्याएं हो रही। सबसे ज़्यादा व्यापारी और महिलाएं दिल्ली के अंदर असुरक्षित हैं। एक ही काम दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए, एक दिन में, पिछले एक हफ्ते का आप डेटा उठा लीजिए सिर्फ दिल्ली का, एक दिन में 3 मर्डर हो रहे हैं। एक सप्ताह में 7 लोग मार दिए गए दिल्ली के अंदर। पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है, उनको गोली मार दी जाती है। चेन, आप मोबाइल लेके जाइए, आपका मोबाइल छीन जाएगा, महिलाओं की चेन छीन ली जाएगी, छोटी छोटी चेन के लिए लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये जो आज गैंगस्टर की राजधानी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे दिल्ली के लोग छुटकारा चाहते हैं। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं, दिल्ली बहुत ही, मतलब आप भी जानते होंगे दिल्ली के बारे में,
दिल्ली तो बहुत प्यार से रहने वाले लोगों की है। और आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम हो रहा है, लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली के अंदर ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, मुझे लगता है कि ये सारी घटनाएं अमित शाह जी के घर से 20-22 किलोमीटर के रेडियस में हुई हैं। देश के गृह मंत्री के घर के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जगहों पर लगातार क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रही, अपहरण हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, सड़कों पर धनाधन गोलियां चल रही हैं, और देश का गृह मंत्री सो रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? दिल्ली के लोग अमन पसंद लोग हैं, दिल्ली के लोग प्यार से रहना चाहते हैं, दिल्ली के लोग भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, दिल्ली के लोग एक दूसरे की मदद करके रहना चाहते हैं। दिल्ली तो दिल वालों की दिल्ली है। क्या हाल बना दिया अमित शाह जी ने दिल्ली का? दिल्ली के लोग आने वाले चुनाव में अमित शाह जी से जरूर पूछेंगे कि आखिर दिल्ली का क्या गुनाह था कि आपने इसको गैंगस्टर की राजधानी बना दिया। चलिए, देश के गृह मंत्री से दिल्ली नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। निश्चित तौर पर, और मैं तो कहता हूं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज जो हालात दिल्ली के अंदर, उनसे नहीं संभल रहा है दिल्ली। लेकिन दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी तो क्या स्थितियां ठीक रहेंगी? देखिए, हम तो जानते हैं कि वो कभी नहीं हो सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी। हम तो उनसे ही कहते हैं कि भैया सही कर लो। हमको तो दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली चाहिए। दिल्ली का एक नागरिक हूं मैं भी, दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली में रहता हूं, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सुरक्षित हो। मेरी भी बेटी हैं, 2 बेटियां हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सुरक्षित हो। मेरी बेटी जब स्कूल जाती है, मैं भी डरा सा रहता हूं, मैं भी सहमा सा रहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक हो। और इसके लिए मैं तो अमित शाह जी से हाथ जोड़ के निवेदन, एक बेटी का बाप होने के नाते मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो आपने कानून व्यवस्था का जंगल राज बना दिया है, दिल्ली के अंदर जो आपने गैंगस्टर की राजधानी बना दी है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सड़कों पर दनादन खुलेआम गोलियां चल रही, इसको बंद कीजिए। और आज अगर आपसे नहीं होता है तो किसी और को दे दीजिए, अपनी सरकार में किसी को दे दीजिए जो इस काबिल हो कि चला सके। आपकी सरकार है, आप किसी और को दे दीजिए अगर आपसे नहीं समझता है। अदरवाइज आप बैठिए, इसको ठीक करिए। बिल्कुल। परेशानी आप लोगों को भी नजर आ रही है। आप लोग इसलिए वजह से परेशान है कि कहीं महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेल दिल्ली में ना हो जाए। देखिए, ये एक परेशानी तो बहुत बड़ी है। वो जो अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा खुलासा किया था, वो एक परेशानी है। और वो परेशानी है कि दिल्ली के अंदर जो वोट काटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी अपने लेटर हेड पे लिख के देते हैं कि ये वोट है, इसको काट दिया जाए। कानूनी तौर पर वो वोटर डिलीट करने से पहले वेबसाइट पर लोड होना चाहिए। आपका अगर वोट कट रहा है तो आप तक जानकारी होनी चाहिए कि आप वोट क्यों कट रहा है। बहुत सारी विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इनके पदाधिकारी चिट्ठी लिख देते, एक एप्लीकेशन देते हैं, और उस एप्लीकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन उस पर ऑर्डर भी कर देती है कि इनके वोट डिलीट किए जाए। रीज़न क्या दिया जाता है कि ये लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं, या तो इनकी डेथ हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली के अंदर सादरा विधानसभा है, वहाँ लगभग 11,000 वोट डिलीशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दिया, और इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑर्डर भी कर दिया कि ये वोट डिलीट किया जाए। कहीं से आम आदमी पार्टी को पता चल गया। अब 11,000 वोट, 11,000 एड्रेस झुग्गियों में जाके ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने रैंडमली उसमें 500 लोग निकाले और 500 लोगों का पता किया। आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें 500 में से 372 लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं, और उनके वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया, और वो वोट कटने वाले हैं। और ये पिछले 1 महीने की बात है, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ काटेंगे। और आपको पता है, पिछली बार जो सादरा के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी 5,294 वोट से जीती थी। अब 11,000 वोट आपने कटवा दिए, तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? मेरी अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद के अंदर, जहां मैं रहता हूं, वहां लगभग
2,500 वोट डिलीट करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। किसके कहने पर, क्यों ये सारा काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कौन अधिकारी हैं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। ये वोट का राइट हिंदुस्तान का संविधान जनतंत्र में हर एक व्यक्ति को देता है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश ये है कि लोगों के वोट ही डिलीट करा दिए जाए, और मुझे पूरा डाउट है कि महाराष्ट्र में भी इन्होंने ये किया होगा जो आज दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लोगों के वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली के अधिकारी शामिल हैं। इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है इस देश के लोकतंत्र के लिए? जिनके वोट कटे वो दिल्ली और देश के ही हैं या बाहर से? दिल्ली के हैं लोग। 300, मैंने कहा ना 500 में लगभग 372 लोग मिले जो दिल्ली के लोग हैं। आप अपना कैमरामैन भेजिए, मैं एड्रेस दे देता हूं, वो जाके, अभी बहुत सारे चैनलों ने इंटरव्यू भी लिया है, बहुत सारे मीडिया एजेंसी ने उनसे बातचीत की है। अरे भाई, मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं मुस्तफाबाद के अंदर एक गली में रहता हूं, मैं शिफ्ट होके दूसरी गली में चला गया, सपोज करिए आप, तो भाग तो नहीं गया ना, मैं क्या चला तो नहीं गया ना। या मान लीजिए कोई आदमी उसकी डेथ हो गई है, आप वोटर लिस्ट से इतना आपको क्या हड़बड़ी है कि इलेक्शन के टाइम आप सबके नाम डिलीट करवा रहे हो? अगर कोई शिफ्ट हो गया तो जहां गया वहां वोट दे देगा, कोई मर गया है तो उसकी जगह पर कोई और वोट थोड़े डालने आ जाएगा। दिल्ली के अंदर तो धांधली नहीं हो सकती, और पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका, अधिकारी आपके हैं, सारे तो आपके, फिर वोट क्यों डिलीट हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश रच रही है। इलेक्शन में तो हमसे जीत नहीं पाए, सारी कोशिश कर ली, पिछले 3 बार से हार रहे हैं, जमानतें नहीं बच रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, अब वोट कटवा के जीतना चाहते हैं, अधिकारी उसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और मैं फिर से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली वाले प्यार करते हैं, दिल्ली वाले अपना बेटा और भाई मानते हैं, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाले 2025 के जो फरवरी में इलेक्शन होने जा रहा है उसमें दिल्ली के 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस्तीफा क्यों दिए थे? देखिए, अरविंद जी ने बड़ा अच्छा कहा कि मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया, और जब तक उस आरोप से मैं सिद्ध नहीं कर लेता कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, वो सिद्ध क्या है? जनतंत्र में जनता से बड़ा कोई मालिक नहीं है, जनतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर मैंने कोई गुनाह किया होगा तो दिल्ली की जनता मुझे दोबारा नहीं लाएगी, अगर मैंने कोई गुनाह किया होगा तो दिल्ली की जनता मुझे दोबारा नहीं लाएगी, अगर गुनाह नहीं किया होगा तो दिल्ली की जनता 4थी बार फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा जब तक दिल्ली की जनता वोटों से साबित नहीं कर देती कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तब तक मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आज के इस दौर में कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, और अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे वोट मत देना। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बिल्कुल, उन्होंने बहुत बड़ा दिल चाहिए। उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने कुर्सी छोड़ी, लेकिन उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं। आतिशी को ऐसा करना चाहिए था, संवैधानिक पद पे कुर्सी पे आपको बैठना चाहिए था। नहीं समझा मैं, उन्होंने दूसरी कुर्सी क्यों लगाई, मैं ये जानना वो देखिए मैंने कहा ना कि आतिशी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, और हर एक वॉलंटियर अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करता है। ये उनकी रिस्पेक्ट, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति उनका सम्मान था, उनकी रिस्पेक्ट थी। और ये अगर कोई कार्यकर्ता, कोई भले वो मुख्यमंत्री बन जाए, अगर अपने नेता, अपने भाई, अपने पार्टी के सर्वा उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे लगता है इस पर कोई किसी को संदेह, सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता के बीच ये जो तमगा है, लांछन लगा है कि शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, जल घोटाला, इसको कैसे प्रूफ करेंगे जनता के बीच जाके भाई कि आरोप है केवल? ये तो जनता प्रूफ कर रही है, लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं, लगातार जनता झुठलाती रहती है।
और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों का, अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम का, आम आदमी पार्टी के विस्तार का, आम आदमी पार्टी के विजन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और यही वजह है कि लगातार बार बार परास्त होने के बाद, हारने के बाद, चाहे चुनाव में हारना हो, कोर्ट में हारना हो, जनता के बीच में हार रही हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपनी साजिशें करती रहती। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी को गलत फंसाया गया। उनकी अपनी प्यारी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली के लोगों ने मिल के बनाई है, दिल्ली के हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी में शामिल है। यह दिल्ली वालों की पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने बड़े प्यार से इस पार्टी को बनाया है। वो जानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से अरविंद जी के साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। और मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। एक पेपर मंगवा दीजिएगा राहुल, लिखवा के रख भी लेते हैं कि कितनी सीटें आ रही हैं। तो सीटें का, क्योंकि आप लोग तो लिख के देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अभी 62 सीट है ना, 62 प्लस सीटें आ रही हैं। मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ 62 प्लस सीट, अभी 62 सीट है, क्रॉस कर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी 62 सीट है, 62 प्लस सीटें दिल्ली के अंदर आने वाली। 67 हाईएस्ट, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, क्लीन स्वीप हो सकता है क्लीन स्वीप हो जाए। लेकिन मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि 62 सीटें हैं और 62 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। ठीक है, पेपर आ रहा है, आदिल अहमद खान लिख कर देंगे, मैं लिख के देता हूँ। तब तक मैं और सवाल कर लेता हूँ कि तमाम जो आरोपों के बीच में आप लोगों ने कहा कि दिल्ली की जनता आप लोगों को बता रही है कि ठीक है, वो हम पे प्रूफ हमको लगातार दे रही है, और क्या क्या करेंगे? क्योंकि जनता ये नहीं सुनना चाहती कि क्या आपने कर दिया, और क्या क्या करेंगे अगर जीतेंगे इस 5 साल में, वो जनता जानना चाह रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, हाँ, बहुत जल्द आपके बीच में आएगा। और वो मैनिफेस्टो दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए मैनिफेस्टो होगा, आपके बीच में आएगा, आपको बताया जाएगा। आपको इनवाइट भी करेंगे हम जब मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। लेकिन कई लोगों का मोह भी भंग हो जा रहा है, जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो नाम भी चल रहा है कि बस चुनाव और देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से कोई अब जाने वाला है। जिनको जाना था वो चले गए, और जो गए हैं वो आपको शायद पता भी होगा कि क्यों गए हैं। जो लोग गए हैं वो दबाव में, प्रेशर में, किसी के यहाँ सीबीआई का छापा डलवाया गया, किसी के यहाँ ईडी के छापे डलवाए गए, किसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा डलवाया गया, किसी घर के बाहर मॉनिटरिंग होने लगी, किसी के, मतलब बहुत ही दबाव में भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए हैं, जो अभी हमारे साथी गए हैं, वो बहुत ही प्रेशर में गए हैं। किसी का बिजनेस है उसको चौपट किया जा रहा है। मतलब हमारे, मतलब जो लोग गए हैं वो सब बहुत प्रेशर में गए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं गया है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, पुलिस का दुरुपयोग करती है, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ईडी का, सीबीआई का, अपनी फ्रंटल संगठन की तरह चलाती है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार। जैसे किसी पार्टी का फ्रंटल संगठन होता है ना, यूथ विंग, महिला विंग, एक्स विंग, वाई विंग, ऐसे उन्होंने एक विंग बना रखा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस। तो इन फ्रंटल्स का यूज करके, उनको डरा के, उनको धमका के, उनके ऊपर प्रेशर डाल के, परिवार के लोगों पर प्रेशर डाल के, उनके मित्रों पर प्रेशर डाल के, उनके घर रिश्तेदारों पर प्रेशर डाल के लेके गए। एक नाम और चल रहा है, जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई जाने वाला है, मुझे नहीं लगता अब आम आदमी पार्टी से कोई जाने वाला नहीं है। बस वो इंतजार चल रहा है कि सीट कंफर्म हो जाए और क्या कहते हैं, चुनाव का ऐलान। नो, आई डोंट थिंक कि कोई अब जाने वाला है। आम आदमी पार्टी के जितने भी साथी हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और दिल्ली वालों के हक की लड़ाई में खड़े हैं। दिल्ली के लिए खड़े हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला। लीजिए फिर आदिल जी, इस पे लिख के दे दीजिए सीटें कितनी आ रही। 62 प्लस मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल। आज है कितनी, 8 तारीख, 8 दिसंबर, दिन रविवार, 8 दिसंबर। मैंने साइन करके आपको दे दिया 62 प्लस, इसको रख लीजिए। बिल्कुल। और ये अब चुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद दिखाया जाएगा आप लोगों को कि जितनी सीटें लिखकर दी हैं। तो आपने कहा कि वो नहीं जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, पर ये जरूर है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं,
जिनकी चर्चा पिछले कुछ महीनों में बहुत नहीं, ज्यादा नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 200% गलत है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, अफवाहें हैं और ये बीजेपी द्वारा प्रचारित अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कहा जाए, उसका एक संजय सिंह जी एक बड़ा अच्छा सा नाम लेते हैं बीजेपी का कि भारतीय झुट्ठा पार्टी। उसका अगर सही से नाम रखा जाए तो भारतीय झुट्ठा पार्टी है। हमारे पार्टी के नेता हैं संजय सिंह जी, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने ये नाम रखा है और मुझे लगता है कि वैसी झुट्ठा पार्टी का एक झूठ है, एक प्रोपोगंडा है, कहीं कुछ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे करीबी लोग रहे, चाहे वो शाजिया आलमी रही हों, चाहे वो किरण बेदी रही हों, कुमार विश्वास रहे हों, ऐसे तमाम लोग जो कि बहुत करीबी थे, शुरुआत से थे, जब उन लोगों का मोह भंग हो गया। और मुझे लगता है मोह नहीं भंग हुआ है, लालच बढ़ गया, इच्छाएं बढ़ गई। मोह नहीं भंग होता है किसी का। जब आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जब आपका लालच बढ़ जाता है, तब आपको सपने दिखाई देने लगते हैं और उन सपनों को पाने के लिए आप साथी के लोग, घर परिवार के लोगों को भी छोड़ देते हैं, भाई भाई को छोड़ देता है, लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो जब लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो फिर तो कोई उसमें कुछ है नहीं कहने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल बनना, अरविंद केजरीवाल जैसा रहना, अरविंद केजरीवाल जैसा काम करना बहुत मुश्किल है। हम भी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरह बनना, लेकिन नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए डायबिटीज़ में भी 7-8 दिन, 13 दिन, 14 दिन अनशन करना पड़ेगा। उसके लिए दिल्ली के लोगों के लिए काम करना पड़, उसके एवज में जेल जाना पड़ेगा, नहीं कर सकते। तो ये जो लोग गए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उनके सम्मान में कोई कभी कमी हुई हो, क्योंकि मैं तो शुरुआती दिनों से आम आदमी पार्टी में हूँ और मैं बड़े करीब से देखता हूँ। हमने अरविंद केजरीवाल जी के टीम के साथ काम किया, एज अ टीम काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। मैं उनके टीम में काम करता हूँ, मुझे पता है कि अपने लोगों को कितना सम्मान देते हैं वो, कितना प्यार देते हैं वो, किस तरीके से खड़े रहते हैं वो अपने लोगों के लिए। तो ये जितने लोग गए हैं, ये सारे लोग अपनी इच्छाओं, बढ़ती इच्छाओं के लिए गए हैं। इनकी चाहतें, इनके सपने बड़े हो गए, जो शायद आम आदमी पार्टी में नहीं मिल सकता। आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी हर उस इंसान को सबसे ज़्यादा देना चाहती है जिसको ऊपर वाले ने थोड़ा कम दिया है। सड़क पर उतरना पड़ता है, भूखे सोना पड़ता है, वो नहीं कर पा रहे होंगे। आखिरी के 2 सवाल। सबसे पहले कि आप लोगों का स्टैंड क्या है वक्फ बोर्ड पर, संशोधन बिल पर? स्टैंड बड़ा क्लियर है। संजय सिंह जी जो इंडिया अलायंस का जो सारे लोग हैं उसके साथ मेंबर हैं और उस पर लगातार मीटिंग चल रही है। हमारा तो बड़ा स्टैंड क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि इस बिल के साथ छेड़छाड़ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहती है, अडानी को बचाना चाहती है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महंगाई पर कोई बात ना करे, रोजगार पर कोई सवाल ना पूछे, महिलाओं के सम्मान पर कोई सवाल ना पूछे। इस देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम जो उन्होंने कहा था कि 35 रुपये में डीजल और पेट्रोल देंगे, आज 100 से पार है, उस पर कोई सवाल ना पूछे। इस देश का जो नौजवान रोजगार ना मांगे, इस वजह से वो नए नए सगुफे, नए नए एजेंडे, नए नए आपसी भाईचारे को जो तोड़ती हों चीज़ें वो लेकर आते हैं। आज इस देश का नौजवान बेरोजगारी की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहा है। एजुकेशन का बुरा हाल कर दिया, महिलाओं का बुरा हाल कर दिया, क्राइम का बुरा हाल कर दिया, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। लेकिन ये एक नया एजेंडा लेके आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एक नया एजेंडा लेके आ जाते हैं, वक्फ बोर्ड। नहीं आदिल जी, लेकिन ये भी तो जायज नहीं है कि ना कि पीएमओ पे दावा ठोक दो, सुप्रीम कोर्ट पे दावा ठोक। देखिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ पीएमओ पर किसने दावा ठोका, कहाँ किसने ठोका, मुझे नहीं पता। आपके पास कोई है तो आप दिखाइए कहाँ। कई बयान आते हैं कि पार्लियामेंट बना हुआ है। ये गलत बात है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचारित एक बयान है। कभी भी किसी बोर्ड ने, कोई नहीं ठोकेगा कि प्रधानमंत्री आवास पर दावा ठोक दे, कभी कोई नहीं कहता। ये तो भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रचारित एक सिस्टम है कि आप वही सुनना चाहेंगे, आप वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बुलवाना चाहती है। जातिगत जनगणना चाहते हैं आप लोग, उस पर पार्टी बहुत साफ कर चुकी है, बहुत क्लियर कर चुकी है कि हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और हम उसके साथ खड़े हैं।
लेकिन बीजेपी, मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी जो बेसिक मुद्दा है देश का, आपको रोजगार चाहिए, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं यूएस में, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं यूरोप में, अपने बच्चे को तो क्रिकेट का बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं, उसको आप सबसे बड़े पद पर बैठाल देते हैं, दूसरे के बच्चों को बोलते हैं कि जाओ लड़ो। ये दोहरा मापदंड क्यों? अपने बच्चों को भेजो, आप पहले आप अपने बच्चों को भेजो ना पहले, दूसरे के, हमारा और आपका बच्चा क्यों जाए? आपका बच्चा पढ़ेगा इंग्लैंड में, आपका बच्चा पढ़े ऑक्सफोर्ड में, हमारा बच्चा जाके लड़ाई करे सड़कों पर। तो ये जो मापदंड है भारतीय जनता पार्टी, उसको खत्म करना पड़ेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, ये देश की जनता देख रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक चलने वाला है ये। ठीक, आखिरी सवाल, चौथी बार अगर सरकार बनती है तो आदिल अहमद खान कहाँ होंगे? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि कोई एक किंचित मात्र प्रश्न नहीं है कि आम आदमी पार्टी की चौथी बार सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से फरवरी के होने वाले चुनाव में सरकार बनने जा रही है। और आदिल अहमद आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम रहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास का मॉडल है वो तेजी से चलता रहे और स्पीड में चले, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा सपना है। दिल्ली के हर एक इंसान को जिसकी जितनी ज़रूरत है वो मिलता रहे। हम चाहते हैं कि मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब बताता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मेरे जहन में कहीं चल रहा होता है कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ, जो बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, जो उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, रिक्शे चलाने वाले के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, और आईएएस के बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दे रही है। लेकिन मन में एक महत्वाकांक्षा नहीं है कभी मैं भी मुख्यमंत्री हूँ? बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं आया। अगर महत्वाकांक्षा होती तो शायद मैं आम आदमी पार्टी में ना होता, क्योंकि हम लोग तो, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ग्राम का पंच भी नहीं था, प्रधान तो छोड़ दीजिए, कोई पंच भी नहीं है। हम लोग तो राजनीति करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम तो आंदोलन से निकल के आए हैं और ये चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं सोचते कि दिल्ली को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी मिल जाना चाहिए? कभी नहीं। ये देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सारी बातें फजूल की बातें हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली को कभी ना मिल सकता और ना कभी मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल अहमद खान जी जुड़ने के लिए और हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल अहमद खान, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। दिल्ली के चुनावों को लेकर, आम आदमी पार्टी की रणनीति को लेकर, कांग्रेस कहीं इस चुनाव में नहीं है, बीजेपी वर्सेस आपकी लड़ाई है। और आदिल अहमद खान ने लिख कर दे दिया है कि 62+ सीटों के साथ हम दिल्ली में चौथी बार आ रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को चर्चा कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, किसी और सक्सेस से किसी और दिन यहाँ पर मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।